हेलो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी की सीरीज में आपका स्वागत है। हम लोग क्लास 6 की एनसीईआरटी कंप्लीट कर रहे थे एसएसटी की, और एसएसटी में आज का जो टॉपिक है वो है राज्य राजा और एक प्राचीन गणराज्य। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली हेडिंग है कि कुछ लोग शासक कैसे बने। लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे हैं, लेकिन बहुत पहले लोग शासक कैसे बनते थे। हमने अध्याय 4 में यह पढ़ा है कि कुछ राजा संभवतः जन यानी लोगों द्वारा चुने जाते थे, परंतु करीब 3000 साल पहले राजा बनने की प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन दिखाई दिए। कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। ऐसा ही एक यज्ञ हुआ करता था जिसको कहा जाता था अश्वमेध यज्ञ। इसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहाँ अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब ये होता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उनसे ज़्यादा शक्तिशाली था। इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। ये यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था। इसके लिए उन्हें उपहारों से सम्मानित किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था और यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लेके आते थे। इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था। उसे राज सिंहासन या बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बिठाया जाता था। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी ही उसका सहचर होता था। यज्ञ के अवसर पर वह राजा की विजयों तथा अन्य गुणों का गान करता था। राजा के सगे संबंधी, खासकर उसकी रानियों तथा पुत्रों को भी कई छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना भर होता था। राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल के छिड़काव के साथ साथ अन्य कई अनुष्ठान करते थे। विष अथवा वैश्य जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे, जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे तथा उन्हें कई अनुष्ठानों में भी शामिल नहीं किया जाता था। तो इस तरीके से अश्वमेध यज्ञ करने के बाद राजा अपनी शक्ति का विस्तार करता था। धीरे धीरे समय बीतता गया और ये अश्वमेध यज्ञ जो था, इसका प्रचार प्रसार थोड़ा सा कम हो गया, क्योंकि माना जाता है कि जो अश्वमेध यज्ञ है, इसमें जब ये यज्ञ पूरा होता था इसके बाद घोड़े की बलि दी जाती थी। क्योंकि यहाँ पर जो शब्द प्रयोग किया गया है मेध, इस मेध का अर्थ होता है बलि। जब घोड़ा वापस आता था तो उसकी बलि दी जाती थी। इस वजह से इस पर काफ़ी समय तक बैन लगाया गया। आगे बात आती है वर्ण की। इस समय उत्तर भारत में खासकर गंगा यमुना क्षेत्र में कई ग्रंथ रचे गए। ऋग्वेद के बाद रचे होने के कारण ये उत्तर वैदिक ग्रंथ कहे जाते हैं। इनके अंतर्गत सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तथा अन्य ग्रंथ शामिल होते हैं। पुरोहित द्वारा रचित इन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान और उनके संपादन की विधियां बताई गई हैं। इनमें सामाजिक नियमों के बारे में भी बताया गया है। उस समय समाज में कई समूह थे, जिनमें पुरोहित, योद्धा, कृषक, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले तथा जंगल में रहने वाले लोग शामिल होते थे। यहाँ कुछ पुरोहित तथा योद्धा वैभवशाली थे, वहीं कुछ कृषक तथा व्यापारी भी धनवान थे। दूसरी ओर पशुपालक, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले, शिकारी तथा भोजन संग्राहक निर्धन हुआ करते थे। पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया था, जिन्हें वर्ण कहा जाता था। इनके अनुसार प्रत्येक वर्ण के अलग अलग कार्य निर्धारित होते थे। पहला वर्ण होता था ब्राह्मणों का। उनका काम वेदों का अध्ययन, अध्यापन और यज्ञ करना था, जिनके लिए उन्हें उपहार मिलता था। दूसरा स्थान होता था शासकों का, जिन्हें सामान्यतः क्षत्रिय कहा जाता था। उनका काम युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना होता था। तीसरे स्थान पर विष या वैश्य होते थे। इनमें कृषक, पशुपालक तथा व्यापारी आते थे। क्षत्रिय और वैश्य दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। वर्णों में अंतिम स्थान शूद्रों का था। इनका काम अन्य तीनों वर्णों की सेवा करना होता था। इन्हें कोई अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं होता था। प्रायः औरतों को भी शूद्रों के समान माना गया है। महिलाओं तथा शूद्रों को वेदों का अध्ययन करने का अधिकार नहीं। अगर पुरोहितों को माने तो उनके अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। उदाहरण के तौर पर ब्राह्मण माता पिता की संतान ब्राह्मण ही होती थी। बाद में कुछ लोगों को अछूत माना जाने लगा। अछूत वर्गों में कुछ शिल्पकार, शिकारी तथा भोजन संग्राहक शामिल थे। साथ ही इनमें से वे लोग भी आते थे जो शवों को दफनाने या जलाने का काम करते थे। इसलिए इन लोगों के संपर्क में जो भी व्यक्ति आता था उसको भी अपवित्र मान लिया जाता था। कुछ लोगों ने ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई इस वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। कुछ राजा स्वयं को पुरोहितों से भी श्रेष्ठ मानने लगे थे। कुछ लोग जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारण सही नहीं मानते थे।
इसके अतिरिक्त कुछ लोग व्यवसाय के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव उचित नहीं समझते थे, जबकि कुछ लोग चाहते थे कि अनुष्ठान संपन्न करने का अधिकार सबका हो। कई लोगों ने छुआछूत की आलोचना की। इस उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसे कई इलाकों में सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत कम थी। यहाँ पुरोहितों का प्रभाव भी बहुत ज़्यादा सीमित था। फिर बात आती है कि आखिर लोगों ने वर्ण व्यवस्था का विरोध क्यों किया होगा। तो विरोध करने के पीछे का कारण ये था कि किसी भी व्यक्ति की जाति उसके काम में बाधक ना बने। हो सकता है कि इसके लिए वर्ण व्यवस्था का विरोध किया गया हो। फिर बात आती है कि जनपद क्या होते हैं। तो महायज्ञों को करने वाला राजा अब जन के राजा ना होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे थे। जनपद का शाब्दिक अर्थ होता था जन के बसने की जगह। पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की है। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अंतरंजी खेड़ा इनमें प्रमुख हैं। आप ये सारे नाम याद रखें। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में हस्तिनापुर जो आज मेरठ के नाम से जाना जाता है, और एटा के पास है अंतरंजी खेड़ा। खुदाई से पता चलता है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे, मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। वे चावल, गेहूं, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल तथा सरसों जैसी फसलें उगाते थे। लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। इनमें से कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। इन पुरास्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं जिन्हें चित्रित धूसर पात्र के रूप में जाना जाता है। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है कि इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई है। ये आमतौर पर सरल रेखाओं तथा ज्यामितीय आकृतियों के रूप में होती थी। आप इस चित्र को देख सकते हैं। ये एक चित्रित धूसर पात्र है। इसमें आप डिज़ाइन देखिए कि इसमें कितनी सुंदर सी डिज़ाइन बनी हुई है। तो इस प्रकार के बर्तन उस समय की खुदाई में मिले हुए हैं। फिर बात आती है कि महाजनपद किसे कहते थे। करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए। इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई, अर्थात इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई थी। ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया। कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे। इस तरह से किले के अंदर रहने वाले लोगों और उन क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता होगा। इस तरह की विशाल दीवार बनाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता थी और लाखों की संख्या में ईंटों तथा पत्थरों का इंतजाम करना पड़ता था। हजारों स्त्री, पुरुष तथा बच्चों ने इसके लिए अथक परिश्रम किया होगा। इनके लिए संसाधनों की भी आवश्यकता पड़ती होगी। अब राजा धीरे धीरे सेना रखने लगे। सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। आइए अब इस मैप में समझते हैं कि इसमें कुछ महत्वपूर्ण जनपद हैं, महाजनपद हैं और नगर हैं। तो आपने प्राचीन काल के 16 महाजनपदों के बारे में पढ़ा होगा। यहाँ पर भी हम लोग देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट जो महाजनपद हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जनपदों की अगर शुरुआत करें तो यहाँ पर आप एक जनपद देखिएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है पांचाल, हस्तिनापुर, कौशाम्बी, उज्जैन, मगध, वैशाली। ये बहुत सारे जनपद यहाँ पर हैं और इन महाजनपदों के आसपास कोई ना कोई नदी है। अब देखिए यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट जनपद है जिसका नाम है तक्षशिला, और जो ये तक्षशिला है आप ये देख सकते हैं, ये तक्षशिला है और ये जो नदी है इसका नाम है सिंधु नदी। तो सिंधु नदी के आसपास है तक्षशिला। दूसरा महाजनपद यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। ये महाजनपद तो नहीं था, ये हस्तिनापुर उस समय का जनपद हुआ करता था और यहाँ की जो नदी थी इसका नाम था यमुना। इसके अलावा पांचाल। कौशाम्बी को देखा जाए तो कौशाम्बी गंगा नदी के किनारे था। इधर जो मगध है ये गंगा और सोम के संगम पर था और मगध वाला क्षेत्र वर्तमान में बिहार के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन जनपद हुआ करता था। उज्जैन जो वर्तमान में इसका नाम है और पुराना नाम इसका अवंती हुआ करता था। इस प्रकार से यहाँ पर बहुत पुराने जनपद और महाजनपद हुआ करते थे। आप देख सकते हैं ये जो चित्र है आपके सामने, ये कौशाम्बी के किले की दीवार है। ये चित्र आधुनिक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास मिली है। ईंट की दीवार का ये अवशेष है और इसके एक भाग का निर्माण लगभग
2500 साल पहले किया गया था। देखिए कितनी विशाल दीवार है, उसका ये चित्र मिला हुआ है कौशाम्बी से। आइए अब देखते हैं कि प्राचीन काल में उस समय किस प्रकार से कर लगाए जाते थे या टैक्स लगवाए जाते थे। महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे, बड़ी सेना रखते थे, इसलिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की भी आवश्यकता होती थी। इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती थी। अतः महाजनपदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लगाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से कर लगाते थे। सबसे पहला एक कर होता था जो फसल पर लगाया जाता था, यानी फसलों पर लगाए गए कर सबसे महत्वपूर्ण थे, क्योंकि अधिकांश लोग कृषक थे। प्रायः उपज का 1/6वां हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता था, और जो ये कर होता था कृषि वाला, उसे नाम दिया जाता था भाग। कारीगरों के ऊपर भी कर लगाए जाते थे, जो प्रायः श्रम के रूप में चुकाए जाते थे, जैसे कि एक बुनकर, लोहार या सुनार को राजा के लिए महीने में 1 दिन काम करना पड़ता था। पशुपालकों को जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर भी कर देना पड़ता था। आखेटक तथा संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तु में देनी होती थी। तो ये इतने प्रकार के अलग अलग क्षेत्र में कर लगाए जाते थे। फिर बात आती है कि कृषि में परिवर्तन किस प्रकार से हुआ। इस युग में कृषि के क्षेत्र में 2 बड़े परिवर्तन आए हैं। हल के फाल अब लोहे के बनने लगे। अब कठोर जमीन को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जोता जा सकता है। इससे फसलों की उपज बढ़ गई है। दूसरे लोगों ने धान के पौधों का रोपण शुरू किया है, अर्थात खेतों में बीज छिड़क कर धान उपजाने के बजाय धान की पौध तैयार कर उनका रोपण शुरू किया गया है। अब पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा पौधे जीवित रह जाते थे, इसीलिए पैदावार भी ज़्यादा होने लगी। इससे कमर तोड़ परिश्रम लगता था। ये काम ज़्यादातर दास, दासी तथा भूमिहीन खेतिहर मजदूर, जिन्हें कमकार कहा जाता था, ये लोग करते थे। तो जैसे जैसे समय बदलता गया वैसे वैसे कृषि में परिवर्तन होने लगा। पहले जो कृषि होती थी उसमें मेहनत बहुत ज़्यादा लगती थी, और ये काम जो होता था ये उस समय के जो दास दासी होते थे या जो भूमिहीन खेतिहर मजदूर होते थे, उनको ये सारे काम करने पड़ते थे। इसके बाद हम बात करेंगे उस समय का एक महत्वपूर्ण जनपद जिसका नाम है मगध। तो अगर हम मगध की बात करें तो उस समय जो मगध जनपद था, ये गंगा और ये नदी हो गई सोन, गंगा और सोन के संगम पर स्थित था एक प्रमुख शहर जिसको कहा जाता था पाटलिपुत्र। और ये जो पूरा क्षेत्र हुआ करता था आज के समय में दक्षिणी बिहार वाला, इसे मगध के नाम से जाना जाता था। लगभग 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। गंगा और सोन जैसी नदियाँ मगध से होकर बहती थीं। यातायात, जल वितरण और ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर और उन्हें प्रशिक्षित कर सेना के काम में लगाया जाता था। यही नहीं, जंगलों से घर, गाड़ियाँ तथा रथ बनाने के लिए भी लकड़ी मिलती थी। इसके अलावा इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें हैं। मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए ये बहुत उपयोगी होते थे। मगध में 2 बहुत ही शक्तिशाली शासक बिंदुसार और अजातशत्रु हुए। अन्य महाजनपदों को जीतने के लिए ये हर संभव साधन अपनाते थे। महापद्मनंद एक और महत्वपूर्ण शासक था। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस उपमहाद्वीप के उत्तरी पश्चिमी भागों तक फैला लिया था। बिहार में राजगिर, जो कि वर्तमान में राजगीर के नाम से जाना जाता है, कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही, और बाद में पाटलिपुत्र, जिसे आज पटना के नाम से जाना जाता है, वो इसकी राजधानी बनाया गया। 2300 साल पहले की बात है। मेसिडोनिया का राजा सिकंदर, मेसिडोनिया जिसे आज के समय में हम मकदूनिया कहते हैं, वहाँ का राजा था जिसका नाम था सिकंदर, जिसको बचपन में अलेक्जेंडर के नाम से बुलाया जाता था। विश्व विजय करना चाहता था। पूरी तरह सफल न होने पर भी वह मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में व्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया। जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। फिर एक दूसरा महाजनपद है जिसका नाम है वज्र। लेकिन वज्र जानने से पहले जरा कुछ शब्द देख लें। एक शब्द दिया है गण और एक शब्द दिया है संघ।
गण शब्द का प्रयोग कई सदस्यों वाले समूह के लिए किया जाता है। समझ गए होंगे कि गण किसे कहा जाता है। तो गण का मतलब होता है कई सदस्य वाला एक समूह, और संघ का मतलब होता है संगठन या फिर सभा। तो इसके बाद एक दूसरा महाजनपद है जिसका नाम था वज्ज। मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था और उसके नज़दीक ही एक दूसरा राज्य था जिसका नाम था वज्ज, और इसकी राजधानी थी वैशाली। यहाँ एक अलग किस्म के शासन की व्यवस्था थी जिसे गण या संघ कहा जाता था। गण या संघ में कई शासक होते थे। कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे, जिनमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। सभाओं में बैठकर ये बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि क्या करना है और किस तरह करना है। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए वे मिलकर चर्चाएं करते थे। स्त्रियां, दास तथा कम्मकार इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। बुद्ध तथा बिहार, जिनके बारे में हम लोग जानते हैं, ये दोनों ही गण या संघ से संबंधित थे, और बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन का बहुत ही सजीव वर्णन मिलता है। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि स्त्रियां, दास, कम्मकार यानी कि जो मजदूर होते थे, ये सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। तो ये पॉइंट यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बन जाता है। फिर बात आती है वज्र संघ का। यह वर्णन दीघ निकाय से लिया गया है। एक पुस्तक है जो कि बौद्ध ग्रंथ से संबंधित है जिसका नाम है दीघ निकाय। वहाँ से वज्र के बारे में सारी बातें बताई गई हैं, और जो वज्र है इसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं, और आज से करीब 2300 साल पहले ही लिखा गया था। फिर बात आती है अजातशत्रु और वज्र संघ के बारे में। अजातशत्रु वज्र संघ पर आक्रमण करना चाहते थे। उन्होंने अपने मंत्री वत्सकार को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा। बुद्ध ने उनसे पूछा कि क्या वज्र सभाएं नियमित रूप से होती हैं तथा उनमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं। तब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है, तो उन्होंने कहा कि वज्रवासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक वे पूर्ण और नियमित सभाएं करते रहेंगे, आपस में मिलजुल कर काम करते रहेंगे, पारंपरिक नियमों का पालन करते रहेंगे, बड़ों का सम्मान, समर्थन और उनकी बातों पर ध्यान देते रहेंगे। वज्र महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे और उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे। शहरों तथा गांवों में चैत्यों का रखरखाव करेंगे। विभिन्न स्वावलंबी संतों का सम्मान करेंगे और उनके आने या जाने पर कोई रोक नहीं लगाएंगे। तो महात्मा बुद्ध ने वज्र के लिए संदेश भिजवाया था, और उन्होंने कहा था कि अगर वज्र में ये सारी चीज़ें होती हैं तो वज्र लगातार प्रगति करता रहेगा। कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे। इसके बावजूद उनका राज्य अब से लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा। उसके बाद गुप्त शासकों ने गण और संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया। फिर अगर कुछ दूसरी जगह की बात करें तो लगभग 3500 साल पहले एथेंस के लोगों ने एक शासन व्यवस्था की स्थापना की थी जिसे प्रजातंत्र या गणतंत्र कहा जाता है। यानी कि प्रजातंत्र या गणतंत्र की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी यूनान में, जिसे एथेंस के नाम से जाना जाता है। ये व्यवस्था लगभग 200 सालों तक चली। इसमें 30 साल से ऊपर के उन सभी पुरुषों को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। यानी 30 साल से ऊपर जितने भी पुरुष होते थे, अगर वो किसी के दास नहीं है तो उसे संघ की नागरिकता प्राप्त होती थी। वहाँ एक सभा थी जो महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेने के लिए साल भर में कम से कम 40 बार बुलाई जाती थी। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर कि वहाँ की जो सभा होती थी उस पर महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेने के लिए कम से कम 40 बार सभा बुलाई जाती थी। इस सभा में सभी नागरिक भाग ले सकते थे। शासन के कई पदों पर नियुक्तियाँ लॉटरी द्वारा की जाती थी। सभी नागरिकों को सेना और नौसेना